जो आज का जो टॉपिक है वो है ट्रायल बैलेंस। हाँ, किसी किसी के स्कूल में ये चैप्टर आ रहा है और किसी के नहीं आ रहा है, तो जिनके स्कूल में आ रहा है वो प्रिपेयर करें इसे। अब ये जो चैप्टर है इसकी मैं गारंटी नहीं लेता कि इसका क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएगा या नहीं आएगा, बट आएगा तो वो बहुत ईजी है, बहुत ईजीली समझ आ जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि ट्रायल बैलेंस है क्या। आपने जर्नल पढ़ा था, फिर मैंने उसका लेजर भी सिखाया था। लेजर के बाद लेजर के अंदर हम जितनी भी ट्रांजैक्शंस को पोस्ट करते हैं, ठीक है, उसको पोस्ट करने के बाद हम उन्हें ट्रांसफ़र कर देते हैं ट्रायल बैलेंस में। सर अब ये ट्रायल बैलेंस में ट्रांजैक्शंस ट्रांसफ़र क्यों होती हैं? कुछ नहीं, ये जो हमारे लेजर अकाउंट्स होते हैं ना, इनके जो हम बैलेंस सीडीज़ और बीडीज़ निकालते हैं, सिर्फ हम इनके जो बैलेंस सीडी निकालते हैं हम उसको ट्रांसफ़र करते हैं ट्रायल बैलेंस में, बस ये जानने के लिए कि लेजर के अंदर जो हमने कैलकुलेट किया है उसकी एक्यूरेसी सही है या नहीं। मतलब लेजर अकाउंट्स की एक्यूरेसी, कैलकुलेशन एक्यूरेसी को चेक करने के लिए हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। सर ये कौन सी एक्यूरेसी होती है? देखो, आपको स्टार्टिंग से ये सिखाया गया है कि डेबिट और क्रेडिट हमेशा जो है इक्वल रहते हैं। चाहे आप जब भी आपने जर्नल एंट्री किया है तो सेम अमाउंट से डेबिट किया है और सेम अमाउंट से आपने क्रेडिट किया है। तो हर एक अकाउंट जो है वो कहीं ना कहीं, अगर कोई अकाउंट डेबिट है तो उसका अपोजिट हमेशा सेम अमाउंट से क्रेडिट हुआ है। तो हम जब भी ट्रायल बैलेंस बनाएंगे उसके अंदर जो भी हम बैलेंसेस लिखेंगे डेबिट और क्रेडिट के, वो हमेशा एंड तक हमारा क्या आना चाहिए? इक्वल। वो जब मैं करवाऊँगा तो ये बात और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा भी है बुक में, कह रहा ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड विद अ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस। हम ट्रायल बैलेंस के अंदर सिर्फ क्या शो करते हैं? डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस ऑफ द लेजर अकाउंट। जो लेजर अकाउंट में हम बैलेंस सीडीज निकालते थे, बैलेंस सीडी वो सब। कह रहे टू टेस्ट द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, कि भैया जो हमने वहाँ पे बैलेंस सीडी बीडी जो निकाला है, मतलब डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस जो निकाले हैं लेजर अकाउंट में, क्या वो करेक्ट है या नहीं। कभी कभार ऐसा भी हो जाता है ट्रायल बैलेंस में हमसे कोई मिस्टेक हो सकती है, जैसे अगर हमने कोई जर्नल एंट्री गलत पास की हो, या उसमें अमाउंट गलत किया हो, या लेजर में कोई गलती की हो, तो ट्रायल बैलेंस जो होता है वो कभी भी इक्वल नहीं आता। मतलब डेबिट और क्रेडिट कभी भी इक्वल नहीं आते, ठीक है ना। तो इसलिए ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है कि लेजर अकाउंट्स में कोई गलती ना हुई हो। अब इसके बाद इसका फॉर्मेट देखो, बहुत सिंपल सा इसका फॉर्मेट है। यहाँ पे ट्रायल बैलेंस एज ऑन, जो भी डेट आपको क्वेश्चन में से आपको ये बनाना, ठीक है, शायद आ सकता है। ट्रायल बैलेंस एज ऑन, जो भी आपको डेट गिवन होगी, ईयर एंड जैसे 31 मार्च गिवन हो या 31 दिसंबर, वो हमेशा क्वेश्चन में गिवन रहेगा। उसके बाद आप जो कॉलम बनाओगे, सबसे पहला कॉलम पर्टिकुलर्स या फिर और हेड्स ऑफ अकाउंट्स। किसी किसी स्कूल में ये है और किसी किसी स्कूल में ये है, मैं इसको ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, हेड्स ऑफ अकाउंट्स। और उसके बाद डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट्स, ठीक है। ये था इसका फॉर्मेट। अब आपको करना क्या है, बहुत ध्यान से सुनना है। यहाँ से बुक में ही इलस्ट्रेशन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन में साफ साफ बोला है, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मोहन एंड कंपनी, पोस्ट देम इनटू लेजर एंड प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस। अब आपको जर्नल एंट्री भी पास करनी है और आपको लेजर में भी पोस्ट करना है और उसका ट्रायल बैलेंस भी बनाना है, ठीक है। अब सुनो, मैं कंप्लीट क्वेश्चन नहीं करवा रहा। जर्नल एंट्रीज मैं आपको करवा चुका हूँ, लेजर पोस्टिंग भी मैं आपको करवा चुका हूँ, जर्नल से लेजर भी मैं आपको बहुत ईजिली करवा चुका हूँ, आपको समझ भी आ गया। अब इससे ट्रायल बैलेंस कैसे करेंगे वो ध्यान से सुनना। देखो, पहले हमने क्या किया, जितनी भी ये जर्नल एंट्रीज थी ये सारी हमने जर्नल कर ली, सिंपल बेसिक जर्नल्स है, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है इसमें। फिर उसके बाद जर्नल एंट्री को कंप्लीट करने के बाद हमने उन्हीं जर्नल से क्या बनाया बच्चों? लेजर अकाउंट्स बनाए सारे, ठीक है। अब बहुत ध्यान से सुनना, लेजर अकाउंट में ये जो सीडी होता है, सीडी के बाद हम क्या करते हैं? इसको बीडी करते हैं। फिर ध्यान से सुनना, लेजर अकाउंट्स के बाद हम लेजर अकाउंट में क्या करते थे? लेजर अकाउंट्स, जितने भी अकाउंट्स हम बनाते थे हम उन्हें क्लोज कर देते थे, है ना। तो क्लोज करने के बाद, यानी कि बैलेंस सीडी के बाद जो बैलेंस बीडी आता था उस पर ध्यान देना है कि वो किस साइड पर है। जैसे कैश अकाउंट का बैलेंस बीडी की साइड है? डेबिट साइड। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस सीडी के बाद बैलेंस बीडी किस साइड है? क्रेडिट साइड। परचेजेस अकाउंट के बाद बैलेंस सीडी के बाद उसका बैलेंस बीडी किस तरफ है? डेबिट साइड के साथ। ये लिखा नहीं है बट आता है, हमने किया हुआ है लेजर। तो ऐसे ऐसे आपको इन सब के ना बैलेंस सीडी के बाद आप बीडी किस तरफ ट्रांसफ़र करते हो ये आपको याद रखना है, और उन्हीं चीज़ को याद रखते हुए आपको ट्रायल बैलेंस बनाना है। जैसे हमने सबसे पहले याद किया था, कौन सा बैलेंस दे रखा था बच्चों हमें? पहले सबसे पहले हमें दे रखा था कैश। तो यहाँ पे आप लिखोगे कैश, और कैश के आगे
अमाउंट, कैश का जो बैलेंस सीडी के बाद बीडी वाला जो बैलेंस था वो था डेबिट में, तो अब आप इसका अमाउंट कहाँ पे पुट करोगे, डेबिट साइड में। फिर कैश के बाद हमने देखा था कैपिटल अकाउंट, ये नंबरिंग करने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे लिख देना कैपिटल। तो कैपिटल का जो बैलेंस सीडी था वो डेबिट पे था, फिर हमने उसका बीडी कहाँ लिखा, क्रेडिट में, तो हमने उसका बैलेंस कहाँ पे पुट किया, क्रेडिट में। मैं बैलेंस सीडी और बीडी से ही पूरा ये ट्रायल बैलेंस कर रहा हूँ, उसके अलावा आपने कोई और दिमाग अलग से नहीं लगाना। अब परचेजेस का बैलेंस सीडी था क्रेडिट में, तो जो बैलेंस सीडी क्रेडिट में है वही डेबिट में जाता है, तो 79,000 रुपीज़। क्लियर है बच्चों। अब ऐसे ही जितने भी अकाउंट्स हैं, सेल्स, डिस्काउंट, डेटर, क्रेडिटर, जिनका भी बैलेंस सीडी के बचा होगा, सीडी के बाद जहाँ बीडी ट्रांसफ़र करते हो, वो सारे के सारे बैलेंसेस यहाँ पे आते हैं, मतलब सबके क्लोजिंग बैलेंसेस यहाँ पर आते हैं। ठीक है। अब सवाल ये उठता है, सर आप हमेशा हमें ये क्यों सिखा रहे हो कि सीडी अगर यहाँ है तो बीडी वाला ट्रांसफ़र करो। देखो यार, ये तो रटने वाली चीज़ है, मैं आपको लॉजिक समझाता हूँ। ये मैंने पहले भी समझाया हुआ है। एसेट्स एक्सपेंस डेबिट में इंक्रीज, क्रेडिट में डिक्रीज। कैपिटल, लायबिलिटी एंड रेवेन्यू डेबिट में डिक्रीज, क्रेडिट में इंक्रीज, यही होता है। अब जो अकाउंट जिस तरफ इंक्रीज हो रहा है उसका बैलेंस बीडी उस तरफ आता है, और जिस तरफ डिक्रीज होता है बैलेंस सीडी उस तरफ आता है, ये भी मैंने सिखाया है। अब जब हम ये ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस के अंदर बेसिकली क्या होता है, ट्रायल बैलेंस के अंदर जितने भी अकाउंट्स आते हैं उनका हम हमेशा क्लोजिंग बैलेंस लिखते हैं, मतलब ईयर के एंड का बैलेंस। ईयर के एंड का बैलेंस का मतलब क्या होता है बच्चों, बचा हुआ अमाउंट, यानी उस अगर मैंने कैश 10 लाख मेरा बैलेंस सीडी है, इट मीन्स मेरे पास कैश 10 लाख रुपए है। तो होता क्या है, कैश हमारे लिए क्या है, एक एसेट। अगर एसेट हमारे पास अवेलेबल है तो वो क्या होनी चाहिए, वो होनी चाहिए डेबिट। तो कैश का जो क्लोजिंग बैलेंस है, जो सीडी के बाद हम बीडी करते हैं, तो अगर मैं बोलूँगा ना बच्चों कि सीडी बैलेंस को आप ट्रांसफ़र करोगे, तो कुछ बच्चे कहते हैं सर देखो सीडी बैलेंस तो क्रेडिट में आप डेबिट में लिख रहे हो। बात वो नहीं है, बात ये है कि बैलेंस सीडी तो हम इसलिए लिखते हैं कि हमारी एक साइड जो है वो टैली हो जाए, कि ये साइड अगर 8 लाख है, तो ये साइड अगर 10 लाख है और ये साइड 6 लाख है, तो 2 लाख हम यहाँ ट्रांसफ़र करके इसे इक्वल करते हैं। लेकिन इस अकाउंट का नेचर हम कैसे पहचानते हैं, इन सब से। तो भैया कैश अकाउंट का अगर बैलेंस बच गया, इट मीन्स हमारे पास एसेट है, तो उसका बैलेंस किस तरफ जाएगा, डेबिट की तरफ। आपको सभी अकाउंट्स के नेचर पता होने चाहिए। कैपिटल का नेचर आपको पता होना चाहिए, वो क्रेडिट होती है। आपको परचेजेस का नेचर पता होना चाहिए, वो एक्सपेंस है, डेबिट होता है। तो जो जिसका नेचर है उस तरफ आप उसका बैलेंस जो है वो पुट कर दोगे, बस। ऐसे करते करते आप सारे अकाउंट्स को यहाँ पे पुट करोगे, परचेज, सेल, डेटर, क्रेडिटर जितने भी हैं सबको पुट करने के बाद आप लास्ट में जाके यहाँ पे हम क्या करते हैं, टोटल। ये जो होता है ना बेटा, ये होता है टोटल। और ट्रायल बैलेंस हम इसीलिए बनाते हैं कि मैंने क्या कहा, ये जो डेबिट साइड और ये जो क्रेडिट साइड, ये हमेशा इक्वल आनी चाहिए। तो यहाँ पे जो भी टोटल आएगा, अगर ये साइड 10 लाख है तो ये साइड भी 10 लाख ही होगी। अगर ये साइड 9 लाख आ गई तो आपके क्वेश्चन में गलती है। तो ट्रायल बैलेंस जो होता है वो हमेशा हमें इक्वल करना होता है, ठीक है, ताकि हमारे क्वेश्चन में कोई भी गलती ना हो। तो बच्चों देखो, सेम जो क्वेश्चन है उसका ट्रायल बैलेंस क्वेश्चन में ऑलरेडी बना हुआ है। तो जैसे मैं बता रहा था कि देखो ना, सारे के सारा बैलेंसेस जो है वो जो डेबिट साइड वाले होते हैं उन्हें डेबिट साइड में पुट किया है, जो क्रेडिट साइड वाले होते हैं उन्हें क्रेडिट साइड में पुट किया है, और एंड में जाके इन्होंने क्या किया है, टोटल का यहाँ पे देखिए, टोटल क्या, डेबिट और क्रेडिट दोनों क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। बस इतना ही था ट्रायल बैलेंस। जिसको जर्नल और लेजर क्लियर है उसको ट्रायल बैलेंस में कोई भी दिक्कत नहीं हो सकती। जिसको जर्नल और लेजर ही क्लियर नहीं है, जिसको नेचर नहीं पता कि कौन से अकाउंट का कौन सा नेचर है, जिसको नहीं पता, उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी ट्रायल बैलेंस करने में। तो इस बेटर कि आप इससे पहले क्या सीख कर रहा हूँ, जर्नल और लेजर। अगर किसी को ये नहीं पता कि लाइक फर्नीचर एसेट है या रिवेन्यू, तो ऑब्वियस ही बात है उसको ट्रायल बैलेंस समझ नहीं आएगा। क्लियर है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इलिस्ट्रेशन नंबर, अच्छा इसकी इलिस्ट्रेशंस ही करनी है, आपने अभी क्वेश्चंस नहीं करने हैं। क्वेश्चन मैं आपको 1-2 क्वेश्चन दूंगा, बस एक आध क्वेश्चन वही ट्राई करना, उसके अलावा कुछ नहीं करना। इलिस्ट्रेशन नंबर 3 देखो, कह रहे हैं स्टेट वेदर द बैलेंस ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट शुड बी प्लेस्ड इन द डेबिट और क्रेडिट कॉलम ऑफ द ट्रायल बैलेंस। आपको नीचे कुछ आइटम्स गिवन है और आपको ये बताना है कि ट्रायल बैलेंस में इनका ये जो अकाउंट है, इनका अमाउंट ये डेबिट साइड में जाना चाहिए या क्रेडिट साइड में, बस इतना सा। तो आपने प्रॉपर ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट बनाया। ये लॉजिक वगैरह आपको नहीं लिखना है, आपको जैसे मैंने सिखाया वही बनाना है। हेड्स ऑफ अकाउंट, डेबिट एंड क्रेडिट। तो सबसे पहले फर्नीचर क्या है बच्चों, एक एसेट, तो उसका बैलेंस कहाँ जाना चाहिए, डेबिट साइड में।
प्लांट एंड मशीनरी एसेट कहाँ जाना चाहिए, डेबिट साइड में। डिस्काउंट अलाउड एसेट कहाँ जाना चाहिए, डेबिट साइड में। ऐसे ही सारे करेंगे। कैरेज आउटवर्ड क्या है, एक्सपेंस, कहाँ बैलेंस जाना चाहिए, डेबिट साइड में। कैरेज इनवर्ड क्या है, एक एक्सपेंस, कहाँ जाना चाहिए इसे, डेबिट साइड में। क्लियर है। सेल्स एक इनकम है, इसका बैलेंस कहाँ जाना चाहिए, क्रेडिट साइड में। तो इस तरीके से ही बैड डेट्स क्या है हमारे लिए, एक एक्सपेंस, इसका बैलेंस कहाँ जाना चाहिए, डेबिट साइड में। तो इस तरीके से इन्होंने ये टिक कर रखा है, ये एग्जाम में कभी नहीं आएगा। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इलिस्ट्रेशन नंबर 6। ये जो इलिस्ट्रेशन नंबर 6 है बेसिक, कुछ नहीं करना, सेम वही है। ट्रायल बैलेंस आपको बनाना है और ये जो आइटम्स आपको दे रखे हैं इन्हें हमें ट्रायल बैलेंस में पुट करना है, ठीक है। बस एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, वो आज मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखा भी देता हूँ। यहाँ पे लिखा है स्टॉक ऑन 31 मार्च 2019। ये जो स्टॉक है इसको हम बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। और मैंने हमेशा से आपको यही बोला है कि बच्चों, उसके आगे नॉट एडजस्टेड लिखा है, ये भी मैं समझा दूंगा। क्या होता है कि ट्रायल बैलेंस के अंदर हम क्लोजिंग स्टॉक को शो नहीं करते। आपने देखा होगा जब हम फाइनल अकाउंट्स पढ़ रहे थे तब भी हम क्लोजिंग स्टॉक को कहाँ लिखते थे, ट्रायल बैलेंस के नीचे ही हमें मिलता था एडजस्टमेंट में। मैंने ये भी समझाया था एडजस्टमेंट्स क्या होती हैं। अब सर क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट्स में आता ही क्यों है, सीधी सी बात है बेटा। क्लोजिंग स्टॉक, स्टॉक का मतलब क्या हुआ, जो हमने गुड्स खरीदा होगा कभी, परचेज, ईयर के एंड में जो खरीदा हुआ हमारा गुड्स था वो ईयर के एंड में बच गया, वो बिका नहीं, डेट इज़ कॉल्ड क्लोजिंग स्टॉक। अब ये जो क्लोजिंग स्टॉक है अगर मैं उसको यहाँ ट्रायल बैलेंस में शो करता हूँ, और देखो ट्रायल बैलेंस में एक और चीज़ है, डेट इज़ कॉल्ड परचेजेस। तो जब आपने गुड्स को खरीदा होगा, परचेज किया होगा, तो आपने खरीदे हुए गुड्स को कहाँ पे इंक्लूड किया होगा, परचेजेस में इंक्लूड किया होगा। यानी कि अगर आप स्टॉक को ट्रायल बैलेंस के अंदर शो कर देते हो तो ये परचेजेस और क्लोजिंग स्टॉक वन ऑफ द सेम थिंग, आप डबल 2 बार एंट्री कर दोगे एक ही अमाउंट की। मतलब अगर मैंने टोटल गुड्स परचेज किए हैं 10 लाख के, तो वो मेरा परचेजेस में इंक्लूड होगा। अगर मैंने 10 लाख के गुड्स परचेज किए हैं तो जब मैं परचेजेस अकाउंट बनाऊंगा तो उसमें मैं अपने सारे 10 लाख के जो परचेजेस हैं वो शो करूंगा, ठीक है। अब उन्हीं परचेजेस में से अगर मेरे 2 लाख का जो गुड्स है वो बच गया, दैट इज़ कॉल्ड क्लोजिंग स्टॉक। अब अगर उस क्लोजिंग स्टॉक को मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ ट्रायल बैलेंस में, तो ये क्या कन्फ्यूजन नहीं हो जाएगी कि इस ऑलरेडी परचेजेस के अंदर वो स्टॉक का अमाउंट है 2 लाख, मैंने दोबारा यहाँ पे लिख दिया, तो 2 बार एंट्री हो जाएगी। इसलिए क्लोजिंग स्टॉक को हम ट्रायल बैलेंस के अंदर शो नहीं करते। अब ये इसके आगे एक वर्ड लिखा है नॉट एडजस्टेड, ये इस चैप्टर का पॉइंट नहीं है, ये मैं फाइनल अकाउंट्स पढ़ा रहा हूँ उसमें समझाऊंगा, ठीक है। तो अभी आपको मैंने एक रीज़न दे दिया कि हम क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस में क्यों नहीं शो करते, क्लियर है। अब ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, ये PDF में आपको मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रायल बैलेंस का कह रहा था, फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस इज ड्रॉन फ्रॉम द बुक्स ऑफ ब्राउन ट्रेडर्स। देखो क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा भी आ सकता है, अगर ट्रायल बैलेंस आया तो आपको पूरा ट्रायल बैलेंस गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस गिवन है, बस कहेगा क्या, कह रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू कमेंट वेदर इट इज़ करेक्ट और नॉट। इफ़ दिस ट्रायल बैलेंस इज नॉट करेक्ट ड्रॉ द करेक्ट वन। मतलब आपको कुछ आइटम्स दे रखे होंगे ट्रायल बैलेंस के अंदर और आपको ये चेक करना है कि ये जो ट्रायल बैलेंस है ये सही है या गलत। जैसे बिल्डिंग डेबिट साइड में दे रखी है, ठीक है, डेबिट साइड में मशीनरी, ठीक है, डेबिट साइड में रिटर्न्स आउटवर्ड रिटर्न्स आउटवर्ड क्या होता है बच्चों, रिटर्न्स आउटवर्ड होता है परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न कभी भी डेबिट नहीं होता, वो क्रेडिट होता है क्योंकि हमारा एक्सपेंस कम हो जाता है। तो रिटर्न आउटवर्ड ये गलत है हमारा। बैड डेट्स डेबिट में आता है, कैश डेबिट में आता है। डिस्काउंट रिसीव्ड हमारी इनकम होता है, वो क्रेडिट होना चाहिए, इन्होंने डेबिट कर रखा है। यानी कि ये जो ट्रायल बैलेंस है ये सही नहीं है। अब इस ट्रायल बैलेंस को फॉलो करते हुए इन सभी आइटम्स को आप अरेंज करोगे सही तरीके से। सर यहाँ पे तो देखो ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट कुछ अलग सा बना रखा है, आपको जैसे मैंने फॉर्मेट बनवाया ना वैसे ही बना लेना। इन्होंने सिर्फ क्या किया है, डेबिट वाला अलग कर दिया, क्रेडिट वाला अलग कर दिया, बस आपको जैसे मैंने सिखाया आप वैसे बना लेना। तो इसको देखते हुए, गलत वाले को देखते हुए सही वाला ट्रायल बैलेंस आपको बनाना है। एक क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है। अब एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ो, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, कुछ भी नहीं है ऐसा कि कुछ अनोखा करना, आपको सेम ऐसे ही बैलेंस शीट ट्रायल बैलेंस बनाना है। लेकिन क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ो, कह रहा है फॉलोइंग बैलेंसेज वर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ श्री एस पाल ऑन 31 मार्च 2019। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। आपको ट्रायल बैलेंस बनाना है। द अमाउंट, अब यहाँ से जो इन्होंने लैंग्वेज को चूज़ किया है वो बहुत ध्यान से पढ़ना। कह रहे हैं द अमाउंट रिक्वायर्ड टू बैलेंस शुड बी एंटर्ड एज कैपिटल।
इनके कहने का मतलब ये कह रहे हैं कि ट्रायल बैलेंस को इक्वल करने के लिए जो भी बैलेंस अमाउंट चाहिए होगा वो हम ट्रांसफ़र कर देंगे कहाँ, कैपिटल में। अब सर इसका मतलब क्या हुआ, देखो आप ये सारी चीज़ें ट्रायल बैलेंस में पुट करोगे डेबिट और क्रेडिट में, ठीक है। जब आप इसका टोटल करोगे तो आपका जो ट्रायल बैलेंस है वो इक्वल नहीं आएगा, उसमें जो डेबिट साइड है वो ज़्यादा आएगी और क्रेडिट साइड जो है वो कम आएगी। तो उन्होंने कहा है अगर ट्रायल बैलेंस आपका मैच नहीं होता तो आप डेबिट माइनस क्रेडिट करो, जो भी डिफरेंस आएगा उसको लास्ट में कहाँ पुट कर देना, कैपिटल में, क्रेडिट में। यहाँ देखो कैपिटल बैलेंसिंग फिगर 7,60,770 रुपये है। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है साफ साफ कि ट्रायल बैलेंस को बैलेंस करने के लिए आपको जो डिफरेंस है वो कहाँ ट्रांसफ़र करना है, कैपिटल में। कुछ बच्चे यहाँ पे बोलेंगे सर कुछ और भी बोल सकता है, नहीं कैपिटल ही बोलेगा, ठीक है। सर मान लो अगर डेबिट साइड कम हुई तो गुडविल बोलेगा, फिर अगर हमारी डेबिट साइड कम होती है तो यहाँ पे हम गुडविल में डिफरेंस को ट्रांसफ़र कर देते हैं, बस यही दो है। तो एक क्वेश्चन ये है आपके लिए होमवर्क में। अब लास्ट एक क्वेश्चन और है जो कुछ थोड़ा थोड़ा इसी क्वेश्चन की तरह है, उसको मैं अच्छे से समझाता हूँ आपको। हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जिनके स्कूलों में ट्रायल बैलेंस आ रहा है स्कूल में तो वो ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन पढ़ोगे आप, बहुत सिंपल है। श्री नारू गोपाल का ट्रायल बैलेंस हमें बनाना है 31 मार्च 2019 का, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो आइटम्स आपको गिवन है पुट करने, आपने पुट भी कर दिए, ठीक है, डेबिट क्रेडिट कर दिया, लेकिन फिर भी जब आप एंड में जब आप इसको देखोगे, टैली करोगे तो आपका जो ट्रायल बैलेंस है वो टैली नहीं होगा, मतलब इक्वल नहीं आएगा। सर आपने तो कहा था इक्वल आएगा, और अगर इक्वल नहीं आता तो डिफरेंस हम कैपिटल में ट्रांसफ़र करते हैं, और ऐसा क्वेश्चन में लिखा होगा बट इसमें तो कुछ भी नहीं लिखा, हमें कैसे पता चलेगा। सुनो, एक यही इकलौता ऐसा केस है। कभी कभार क्या होता है, आपने ये सारी चीज़ें बिल्कुल करेक्ट, आपको पता है कि ये चीज़ डेबिट क्रेडिट में जानी है, ये चीज़ डेबिट में जानी है, आपने सारी चीज़ें बिल्कुल करेक्ट पुट की हैं, उसका नॉलेज आपको होना चाहिए। फिर भी अगर आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करता तो मान लो आपका जो डेबिट साइड है अगर हम एग्जांपल लें, यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, प्रॉपर ट्रायल बैलेंस है। ट्रायल बैलेंस का ये जो डेबिट साइड है ये हमारा आ गया 10 लाख, और जो क्रेडिट साइड है वो हमारी आ रही है 9 लाख। हमें नहीं पता कि यार ये टोटल जो है ये टैली क्यों नहीं हो रहा। हमने पूरा क्वेश्चन बिल्कुल सही किया है यहाँ पे, तो हम क्या करते हैं, 1 लाख का जो डिफरेंस आ रहा है, अगर हमारा क्वेश्चन हमने बिल्कुल करेक्ट किया है तो जो 1 लाख का जो डिफरेंस आ रहा है क्रेडिट साइड पे, हम उसको कहाँ डाल देंगे, सस्पेंस अकाउंट। हम उसको कहाँ डाल देते हैं, सस्पेंस अकाउंट में। अगर ट्रायल बैलेंस हम बिल्कुल सही बना रहे हैं फिर भी वो मैच नहीं हो रहा, तो हम जहाँ पे डिफरेंस आता है वहाँ पे अपनी तरफ से अमाउंट डाल देते हैं, और उस अमाउंट को क्या लिख देते हैं, सस्पेंस अकाउंट। अब ये सस्पेंस क्या है, सस्पेंस का मतलब क्या होता है कि हमें पता ही नहीं वो चीज़ कहाँ है, कैसे है, हमें नहीं पता। ये 1 लाख क्यों कम है, ट्रायल बैलेंस क्यों नहीं मैच हो रहा, हमें नहीं पता, तो हमने 1 लाख कहाँ डाल दिया, सस्पेंस में। अब होने को वाइस वर्सा भी हो सकता है, ये साइड 10 लाख है, ये साइड 9 लाख है, तो 1 लाख सस्पेंस में डेबिट साइड पे आ जाएगा। क्लियर है। तो ये था आपका लास्ट कॉन्सेप्ट, खत्म होता है आपका ट्रायल बैलेंस। क्वेश्चन सेंड करूँगा, बस वही कर लेना। चलिए बाय बाय, टेक केयर गाइस।